तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीराचंद अंबानी का जन्म हुआ था। ये साधारण सा दिखने वाला जो लड़का है आगे चल करके धीरू भाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ था। अब इनके पिताजी जो कि हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और कुछ इसी तरीके से जब धीरू भाई अंबानी है 5 साल के हुए थे तब उनका एडमिशन जो है बहादुर खान जी स्कूल में करा दिया गया था। अब हालांकि धीरू भाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई में कोई खास इंटरेस्ट तो था नहीं, फिर भी जो है पिता के डर से न चाहते हुए भी उन्होंने स्कूल जाना पड़ता था। अब क्योंकि जो हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे हुआ करते थे, अब जैसे जैसे वो बड़े होते रहे तो उनके स्कूल की जो सैलरी थी वो घर चलाने के लिए काफी नहीं थी और उनमें जो है उनको दिक्कत आने लगी थी। अब इसी गरीबी और तंगहाली से परेशान होकर के एक दिन धीरू भाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो जो है पढ़ाई छोड़ करके कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद भाई काफी नाराज हुए और उन्हें जो है वापस से स्कूल भेजने की कोशिश में लग गए थे। अब लेकिन धीरू भाई के जिद के सामने जो है उन्होंने भी हार मान ली। अब धीरू भाई काम तो करना चाहते थे लेकिन उनको जो है ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको कौन सा काम करना चाहिए। अब इस तरीके से काम की तलाश में जो है वो इधर उधर घूमते रहे और फिर वो जो है इसी टाइम पर वो अपने गांव के एक मंदिर पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर जो है सुनसान रहने वाला मंदिर आज जो है बहुत ही भीड़ में लगा हुआ है। अब जब यहाँ से पता किया गया तो मालूम पड़ा कि ये जो भीड़ है हर साल फरवरी के महीने में ही किसी प्राचीन मान्यता की वजह से ही लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देख करके धीरू भाई ने सोचा कि यहाँ पर खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो लगती ही होगी, तो क्यों ना जो है इस मौके का फायदा उठा करके यहाँ पर पकौड़े बेचे जाए। और धीरू भाई अंबानी को अभी तक जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी जो है उनके पिता के द्वारा मिलती थी वो जो है उन सारी पॉकेट मनी को एक गुल्लक में जमा करते थे। अब लेकिन अब जो उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था, क्योंकि उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक को तोड़ दिया और पैसे को निकाल लिया। उन पैसों से ठेला खरीदा और फिर जो है मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने के लगे। अब इस धंधे से उन्हें जो है शुरुआत में बहुत अच्छी खासी मुनाफा हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद में जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो फिर जो है उनकी कमाई भी लगभग ना के बराबर हो रही थी। अब ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा भी नहीं है और इसीलिए उन्होंने जो है अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिए। अब आगे चलकर जो है वो फिर से किसी काम की तलाश में लग गए थे और फिर जो है उसी दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं और आज से पहले जो भी यमन में गए हुए थे पहले जो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो बहुत अच्छा हो चुका था। अब लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर भी धीरू भाई अंबानी को पता चला कि यमन में जो है भारत से कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं और बनते भी हैं। और इसीलिए धीरू भाई अंबानी 1950 के दौरान मात्र 17 साल की उम्र में जो है अपने बड़े भाई रमणीक लाल के पास में यमन चले गए थे। अब वहां पे पहुंचने के बाद में रमणीक लाल ने ए बेसा एंड कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरू भाई अंबानी को काम दिला दिया और यहाँ काम करते हुए जो है उनकी सैलरी 300 रुपए हर महीने की थी। अब इस पेट्रोल पंप पर काम करते करते जो धीरू भाई अंबानी को लोगों को कई अलग अलग तरीके से एनकरेज करते थे कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं। अब उनके ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का जो रेवेन्यू था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और उनके काम करने से खुश होकर के उनके मालिक ने उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरू भाई के पास में काफी टाइम बच जाता था, तो उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना जो है एक जॉब कर ली जाए और फिर ऐसा सोच करके वो जो है एक जगह पर क्लर्क के तौर पर जो है काम करने लगते हैं। अब इंडियंस की एक खास आदत होती है चाय पीने की और धीरू भाई को भी चाय पीने का काफी ज्यादा शौक था। अब वैसे तो इसके लिए उनके पास में 2 ऑप्शंस थी, या तो वो जो है रोड साइड पर खड़े होकर के 10 पैसे की चाय पिए या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए की चाय पिए। लेकिन यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना ताकि वो जो है चाय की चुस्कियां लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुन करके ये जान सके कि आखिर वो जो है ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो इतने अमीर हो गए हैं। अब ऐसे ही एक दिन जब वो चाय पी रहे थे तभी उन्होंने अपने बगल वाली टेबल पर 2 बैठे हुए लोगों को सुना और उनकी बातें सुनी। तब उनमें से एक व्यक्ति दूसरे से बोल रहा था कि क्या तुम्हें पता है हमारे यहाँ यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं उनमें लगी चांदी की कीमत जो है इस रियाल से भी ज्यादा है, यानी कि 100 रुपए के सिक्कों में जो है 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई इसे पिघला करके निकाल ले तो फिर उसके पास में पैसे ही पैसे होंगे। अब वैसे तो ये अमीर लोग जो है इस बात से मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इसे जो है सीरियसली ले लिया और उन्होंने एक मशीन खरीदी और फिर जो है लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे धीरू भाई का ये काम आगे बढ़ता चला गया और मार्केट में सिक्कों की कमी होती गई और गवर्नमेंट भी जो है इस बात से परेशान थी कि आखिर ये सिक्के कहाँ जा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाया और जांच किए तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगा करके ये बताया कि धीरू भाई अंबानी ने ये काम किया है।
अब हालांकि जब तक जो है पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंचती, धीरू भाई जो थे सारे पैसे को इकट्ठा करके वापस से भारत चले गए थे। अब ये साल था 1958 का, जब धीरू भाई जो है वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने यह सुना कि वो नौकरी छोड़कर आए हुए हैं, तो वो जो थे काफी नाराज हो गए थे। अब रिश्तेदारों ने भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की भी बातों का ध्यान नहीं दिया और अपने में ही लगे रहे। अब यमन से वापस आकर के कुछ समय गांव में बिताने के बाद जो है उन्होंने कोकिला बेन से शादी कर ली थी और फिर जो है उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो है मुंबई चले गए थे। अब साल 1958 में ही उन्होंने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से ऑफिस खोला और मसालों का बिजनेस करने लगे थे। अब कुछ समय के बाद में क्या होता है, उन्हें पता चलता है कि मसालों की बजाय अगर कपड़ों का बिजनेस किया जाए तो उसमें जो है इससे भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बिजनेस को करने के लिए उनके पास में सफिशिएंट पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने जो है अपने कजिन चंपक लाल दमानी के साथ में मिल करके बिजनेस करने का सोचा था। अब जो कि पहले उन्हीं के साथ में यमन में काम किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंटर करने की कोशिश की तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने जो है एक यूनियन बना रखा है और वो जो है सभी मिलकर के किसी भी नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं होने देते हैं और अगर किसी को एंटर करना भी हो तो उसे जो है पहले यूनियन के लीडर से परमिशन लेनी होती है। और इस तरीके से एक नए फील्ड में उतरना धीरू भाई अंबानी के लिए काफी चैलेंजिंग हो गया था। और हालांकि काफी मेहनत मशक्कत के बाद जो है उन्हें ये परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है उन्हें पता चला कि वो जिन फैक्ट्री से कपड़े खरीद रहे हैं उन्होंने भी जो है एक यूनियन बना रखी है और जिन्हें जो है फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता है उनका भी एक अलग से यूनियन बना हुआ है। तो इस तरीके से ये सभी मिलकर के इन बीच के व्यापारियों को लूट रहे थे। अब क्योंकि होता क्या है, एक तो फैक्ट्री वाले जो है कपड़ों को महंगे में बेच रहे थे और दूसरी तरफ जो खरीदार होते थे वो सस्ते में इसको ले रहे थे, तो बीच में नुकसान हो रहा था धीरू भाई और उनके जैसे बहुत सारे व्यापारियों का। तो ये सब देखने के बाद में धीरू भाई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने क्या किया, अपने यूनियन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि हम सब जो है फैक्ट्री से सस्ते माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे ताकि हमें भी जो है अपने हक का प्रॉफिट मिल सके। अब हालांकि ऐसा करने पर मुंबई के कई बड़े व्यापारी जो है नाराज हो गए और इसीलिए उन्होंने एक IAS ऑफिसर को पैसे खिला करके उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां पर खरीदारी के लिए बोली लगाई जाती थी। लेकिन धीरू भाई अंबानी का दिमाग भी किसी से छोटा नहीं था और कम भी नहीं था। उन्होंने जब गोदाम में ताला लगा हुआ देखा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ में मिल करके अपना सारा का सारा माल जो था उस IAS ऑफिसर के घर के सामने ही रखवा दिया। अब कुछ ही घंटों में जो था उस IAS ऑफिसर के घर पर बड़े बड़े जो ऑफिसर्स आने वाले थे, अब वो जो थे घर के सामने बिखरी हुई बोरियों को देख लेते तो उन्हें जो है IAS के हरकतों का पता चल जाता। अब इसी वजह से अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ ही मिनटों के अंदर जो है उस IAS ऑफिसर ने ताला खुलवा दिया और धीरू भाई समेत उन जितने भी व्यापारी थे उनका कारोबार जो था वो एक बार फिर से चल पड़ा। अब इसके कुछ सालों बाद तक तो ये सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर जो है चंपक लाल दमानी और धीरू भाई अंबानी के बीच में जो है डिस्प्यूट होने लगी। अब असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट जो था वो बहुत ज्यादा अलग अलग थे और इसीलिए 1965 में चंपक लाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची और फिर जो है दोनों अलग हो गए। अब 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में एक टेक्सटाइल मिल शुरू की थी और फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और उसी दौरान सरकार जो है रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लेकर के आई थी, जिसके तहत व्यापारी जो है बाहर के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगा सकते थे। लेकिन इसमें भी एक शर्त थी कि उसे जो है कुछ नया बना करके वापस से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना होगा। अब यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक खरीद लिया था और फिर जो है इससे तरह तरह के आउटफिट्स जैसे कि शर्ट्स, टी शर्ट, शॉल और बहुत कुछ बनाने लगे थे। और इस नए कारोबार के लिए ब्रांड नेम रखा गया था विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमनीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। अब मशीनें जो थी वो लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाजार में उतारने से रोकने के लिए जो है दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। अब हुआ ये कि उन्होंने जो है अपने सभी रिटेलर्स से ये कह दिया था कि अगर धीरू भाई अंबानी से आपने माल खरीदा तो फिर वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की ये साजिश भी धीरू अंबानी को रोक नहीं पाई। अब धीरू भाई अंबानी पूरे देश में घूमे और रिटेलर्स को ये भरोसा दिलाया कि वो माल जो है उन्हीं से खरीदें। उन्होंने सभी रिटेलर से ये वादा किया कि अगर नुकसान होगा तो उनके पास में ही आ जाना और अगर मुनाफा होता है तो अपने पास में रख लेना। अब धीरू भाई की ये जो बात थी थोक व्यापारियों को पसंद आ गई और उन्होंने उनसे जो है जम करके कपड़े की खरीदारी कर ली। अब चूंकि पॉलिस्टर की जो क्वालिटी होती है वो मार्केट में मौजूद बाकी ब्रांड्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बढ़िया होती है और इसीलिए विमल के कपड़ों की डिमांड जो थी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। और एक मौका तो ऐसा भी आया था
कि जब एक ही दिन में देश भर में जो है विमल के 100 शोरूम का उद्घाटन किया गया था और विमल जो है उस जमाने का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया था। अब इसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरू भाई के नरोदा स्थित कपड़ा मिल का इंस्पेक्शन किया तो फिर उन्होंने जो है इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा था और साथ ही यहाँ पर बने हुए कपड़े डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड पर भी एक्सीलेंट साबित हुए थे। लेकिन ये सफर जो था धीरू भाई अंबानी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर को जब ये बात पता चली थी कि धीरू भाई अंबानी जो है रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का गलत फायदा उठा रहे हैं, तब उन्होंने जो है धीरू भाई अंबानी पर केस कर दिया था। और इसके बाद से धीरू भाई अंबानी ने यह सफाई दिया कि शर्तों में ये कहाँ लिखा हुआ है कि बाहर के देशों से में माल मंगा करके 100% प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कर देना है। अब असल में धीरू भाई अंबानी विदेशी फैब्रिक से बनाए गए कपड़ों में से कुछ हिस्सा जो है फॉरेन मार्केट के लिए रवाना कर देते थे और फिर बाकी का जो डोमेस्टिक के लिए रख देते थे और उनकी इस स्ट्रेटेजी से उनके बिजनेस से काफी प्रॉफिट हुआ था और साथ ही विमल देश के अलावा जो है विदेशों में भी अच्छी पहचानी जाने लगी थी और ये जो ब्रांड था काफी ज्यादा कामयाब हो गया था। और इस एरिया में जो था मिली सफलता के बाद जो है धीरू भाई अंबानी ने धीरे धीरे कई और भी दूसरे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अब 8 मई 1973 को कंपनी का जो नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, उसको बदल करके रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया गया था और जो है 1976 से 1977 के बीच जो है इसका एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ रुपए का हो गया था। अब आया था जनवरी 1978 जब धीरू भाई अंबानी ने आजाद भारत का पहला आईपीओ लाने का विचार किया था और फिर जो है अपनी कंपनी को बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया था। 10 रुपए शेयर प्राइस पर 2.8 मिलियन इक्विटी शेयर्स का आईपीओ पेश किया गया और जिस पर जो है इन्वेस्टर्स ने जमकर भरोसा जताया और 58,000 इन्वेस्टर्स ने इसमें जो है इन्वेस्ट किया था और इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाया था। और ये जो था इतना पॉपुलर हो गया कि जब 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग रखी गई थी तो फिर जो है उस टाइम पर 30,000 शेयर होल्डर जो है उसमें शामिल हुए थे, जो कि इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। अब यहाँ पर कमाल की बात तो ये थी कि उस टाइम पर पूरे बॉम्बे में एक भी ऐसा हॉल नहीं था जो कि इतने लोगों की कैपेसिटी को होल्ड कर सके। अब साल 1980 में धीरू भाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पतालगंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और काफी कोशिशों के बाद जो है तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस हासिल कर ली और इस तरीके से एक टाइम पेट्रोल पंप पर जो काम करने वाले धीरू भाई अंबानी की अपनी खुद की जो है ऑयल प्रोडक्शन कंपनी हो गई थी। अब इसके बाद में आया था 16 फरवरी 1986 का दिन जब धीरू भाई अंबानी को पहला हार्ट अटैक आया था। असल में उन्होंने जो है अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफी तेजी से दर्द हो रहा है और इससे पहले कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता वो अनकॉन्शियस हो गए थे। अब जब है मुकेश अंबानी उन्हें लेकर के अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर ने कहा कि अगले 42 घंटे जो है इनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। लेकिन इतनी सीरियस हालत होने के बावजूद जो है होश आते ही उन्होंने अपने बेटे को देखते ही कहा, तुम परेशान मत होना बेटा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस स्ट्रोक के बाद जो है धीरू भाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने डिसाइड किया था कि ये उनकी कमजोरी नहीं बनेगा और इसीलिए लगातार 3 महीनों तक उन्होंने जो है खूब एक्सरसाइज की, डाइट पर पूरा ध्यान दिया और उसके बाद में जो है लाइफ स्टाइल में बदलाव किया। इसका असर ये हुआ कि धीरू भाई का हाथ जो है पहले से काफी ठीक हो गया था। अब आगे चल करके धीरू भाई अंबानी एक ऐसे गोल्डन एरा में एंटर हुए थे जब उनके व्यापार जो है कई सारे सेक्टर्स में तेजी से बढ़ने लगे थे। असल में 1992 में धीरू भाई अंबानी ने वो करके दिखाया था जो कि उस समय में बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में इस साल जो है कंपनी ने ग्लोबल मार्केट से भी फंड जुटाना शुरू कर दिया था और ऐसा करने वाली रिलायंस जो है देश की पहली कंपनी बन गई थी। अब साल 1995 से 96 में धीरू भाई अंबानी ने 9X USA के साथ में मिल करके अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की भारत में शुरुआत की थी। इसके बाद से 1998 से लेकर के 2000 के दौरान धीरू भाई अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल को गुजरात के जामनगर में ओपन किया था और इस टाइम तक धीरू भाई अंबानी का इतना ज्यादा बड़ा नाम हो चुका था कि उन्हें देश सहित विदेशों में भी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। अब ये पॉपुलैरिटी जो थी तब और भी ज्यादा बढ़ गई थी जब उन्हें जो है 1996, 1998, 2000 यानी कि 3 साल उन्हें जो है एशिया वीक मैगजीन में पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी और इससे जो है भारत के पोटेंशियल के बारे में बाकी के देशों के भी अंदाजा होने लगा था। और इतना ही नहीं, 15 जून 1998 को धीरू भाई अंबानी पहले इंडियन बने थे जिन्हें बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वॉर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ द पेंसिल्वेनिया की तरफ से जो है मेडल दिया गया था। अब इसके अलावा जो है 1999 में धीरू भाई अंबानी को
बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया था। और कहते हैं कि ये सब अवार्ड जो है और सम्मान भले ही धीरू भाई अंबानी को मिला हो, लेकिन इनके पीछे उनकी मिसेस कोकिलाबेन का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने उनके सक्सेसफुल जर्नी के लिए बहुत बड़ा काम किया था। अब असल में जब धीरू भाई अंबानी मुंबई में शिफ्ट हुए थे, तब उन्होंने जो है कोकिलाबेन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था, ताकि व्यापार में है वो भी उनकी मदद कर सकें। अब इसके अलावा जो है धीरू भाई अंबानी जो है जब भी कोई नया काम करते थे तो फिर जो है उस समय पर कोकिलाबेन का विचार जरूर मांगते थे। और इसी सपोर्ट और मेहनत की नतीजा है कि मसाले और पॉलिस्टर बेचने से शुरुआत करने वाले धीरू भाई अंबानी साल 2000 तक जो है देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गए थे। अब उन्होंने जो है 350 स्क्वायर फीट के कमरे से जो है अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, और फिर देखते ही देखते रिलायंस जो है भारत की टॉप कंपनीज की लिस्ट में गिने जाने लगी थी। अब कहा जाता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए धीरू भाई अंबानी जो है बेहद डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, और उन्होंने जो है अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे, और कभी भी जो है 10 घंटे से ज्यादा वो काम ही नहीं किया करते थे। लेकिन पहले हार्ट अटैक के बाद में उनकी जो तबीयत है हमेशा खराब रहने लगती थी, और हर कुछ दिनों के बाद में उनको जो है हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते थे चेकअप के लिए। लेकिन आया था फिर जो है 24 जून 2002 का दिन, जब धीरू भाई अंबानी को फिर से एक बार जबरदस्त स्ट्रोक आया था, और उन्हें जो है मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अब यहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें जो है बहुत कोशिश की थी बचाने की, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, और देखते ही देखते उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। और इसी वजह से आखिरकार में 6 जुलाई 2002 को 69 ईयर की उम्र में जो है उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, और अरबों का जो साम्राज्य अपने बेटों के लिए छोड़ दिए थे। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय में कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ रुपए हो गया था, और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी रिलायंस ने अपनी जगह बना ली थी। अब कमाल की बात तो यह है कि इतनी दौलत और शोहरत हासिल करने के बाद भी जो है उन्होंने अपना एक जीवन जो था एकदम साधारण तरीके से जिया था, और अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूले थे। एक मामूली से पकौड़े बेचने वाले के लिए जीरो से शुरुआत करके कई पीढ़ियों तक चलने वाला एक साम्राज्य खड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने ये काम करके दिखाया था। तो दोस्तों, आप जो है धीरू भाई अंबानी के सक्सेसफुल जर्नी के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और बायोग्राफी के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।